हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भी आसानी हो जाएगा और चैप्टर का एक शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्फ बिकॉज। यहाँ कहना है कि कुछ बैक्टीरिया जो है बीटी टॉक्सिन, जो कि एक प्रकार का जहर होता है, दूसरे में इंजेक्ट किया जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो ये तो इनमें रहता ही है, तो ये इससे क्यों नहीं मर जाते हैं? क्योंकि इसमें जब ये टॉक्सिन प्रेजेंट रहता है तब ये इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट रहता है, उस टाइम ये एक्टिव होता नहीं है, तो ये सारे बैक्टीरिया मरते नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको दूसरे में इंजेक्ट किया जाता है वो फ़ौरन मर जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको दिया गया है, उनको पढ़ना है और कहा क्या जा रहा है कि इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ क्लोन फ्रॉम बैक्टीरिया। बीटी टॉक्सिन का जो जीन निकाला गया है वो एक बैक्टीरिया से ही निकाला गया है, ये सही स्टेटमेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क्स ओनली ऑन एनिमल्स एंड हैज़ नॉट यet been successfully used on प्लांट। यहाँ कहा जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है सिर्फ जानवरों पर ही काम करते हैं और प्लांट पर ये अभी तक सक्सेसफुली यूज़ नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मेडिसिन जो बन रहे हैं वो कितने सारे प्लांट के बेस पर ही बन रहे हैं और वो मार्केट में आ गए हैं, यानी कि सक्सेसफुली प्लांट पे भी इसका यूज किया जा रहा है। लगातार इससे रिसोर्स निकालने की कोशिश की ही जा रही है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्लांट पे भी ज़बरदस्त सक्सेस मिली है। तीसरा है, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया थ्रेंजिनेसिस आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग बायो इंसेक्टिसाइड प्लांट। बैक्टीरिया थ्रेंजिनेसिस के जो स्ट्रेन है, इसका अलग अलग स्ट्रेन आता है जिसके अलग अलग वैज्ञानिकों ने नाम कर दिए हैं। इनका यूज़ बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट को प्रोड्यूस करने में करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये दूसरा बस गलत है, पहला दोनों सही है, पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। आगे है, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है और जो आंसर सही है, यहाँ पे देखिए कोड दिया हुआ है, वही आपको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे है यहाँ पे है हमारा कॉलम 1। कॉलम 1 में पहला है लेपिडोप्टेरन्स, तो इसका हो जाएगा टोबैको, वुडवर्म एंड आर्मी वर्म। जो आर्मी वर्म होते हैं वो लेपिडोप्टेरन्स होते हैं, जो फ्लाइज होते हैं, फ्लाइज एंड मॉस्किटो, वो डायप्टेरन्स होते हैं, और जो बीटल्स होते हैं वो हो जाते हैं कोलियोप्टेरन्स। यानी कि इसका ए का आंसर हो जाएगा 1, बी का आंसर हो जाएगा 2 और सी का आंसर हो जाएगा 3, यानी कुल मिला के इसका आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इन सम एरियाज फार्मर हु ग्रो GM कॉर्न हैव टू मेक श्योर देयर इज अ गैप बिटवीन नॉन GM क्रॉप एंड GM क्रॉप। कहा जा रहा है कि कुछ एरिया में ऐसे किसान जो कि GM क्रॉप बनाते हैं, GM कॉर्न यानी जो भुट्टा ग्रो करते हैं, वो ये श्योर कर लेते हैं कि जो GM क्रॉप है और जो नॉन GM क्रॉप है, इन दोनों के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? इनके पीछे क्या कारण है? तो इनके पीछे ये कारण है कि इन दोनों के बीच में कहीं क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए। क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए इन दोनों में गैपिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट है कि इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 2 कंप्लीट प्लांट सेल। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ये प्रोसेस नहीं है। फिर है कि फ्लावर सार वैरायटी ऑफ टमाटो हैज़ इन्हांस द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन विच इम्प्रूव इट्स टेस्ट।
ये जो फ्लावर सावर वैरायटी ऑफ टमाटो है, ये वैरायटी टमाटो तो है, लेकिन इसने ये नहीं किया है जो कि ये कह रहे हैं। फिर है कि बीटी इन बीटी कॉटन सो दैट देयर इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बीटी में बीटी कॉटन, जैसे बीटी कॉटन हम बोलते हैं, तो बीटी का मतलब क्या है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जो कि बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस हुआ है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर है कि एंटीकोगुलेंट हीरोडीन, हीरोडीन एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है, ये ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस सीड से प्रोड्यूस होता है। यही स्टेटमेंट सही है। 6 नंबर है कि एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस, बासमती राइस का ट्रांसजेनिक वैरायटी बनाया गया। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है जिसके जीन को मैनिपुलेट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है और नई वैरायटी आपके सामने आ रही है। तो जब ये बन गई तो इसमें कौन सी क्वालिटी आई? इसमें क्वालिटी ये आई कि इससे उत्पादकता बढ़ी और ये विटामिन ए में काफ़ी रिच होता है। 7 नंबर है कि आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स, आरएनए इंटरफेरेंस एक प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है? तो इसमें होता यह है कि साइलेंसिंग ऑफ mRNA ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री आरएनए, इसमें आरएनए के फंक्शनिंग को साइलेंस कर दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है। टू प्रोड्यूस इंसुलिन वाया नॉन ह्यूमन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी इंसर्टेड इन द वेक्टर एंड प्लाज्मिड। अगर नॉन ह्यूमन सेल में इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है तो कौन सा स्टेटमेंट ज़रूरी होगा जिसे कि प्लाज्मिड के तौर पर यूज़ किया जा सके? तो ह्यूमन से डीएनए का एक सेगमेंट लेना ज़रूरी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोकाइट। अगर डीएनए के फ्रेगमेंट को यानी डीएनए के किसी टुकड़े को ह्यूमन के लिम्फोकाइट में इंसर्ट करना है, डालना है, तो वेक्टर कौन होगा? तो यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा रेट्रोवायरस। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर है कि एन एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी का एग्जाम्पल है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन ऑफ एडिनोसाइन डीमाइनेज इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। ये जो है जीन थेरेपी है, ये सबसे पहले एक बच्ची को दी गई थी। पहले क्या था कि प्रक्रिया बहुत जटिल थी, लेकिन जब जीन थेरेपी का आविष्कार हो गया तब यही थेरेपी उस बच्ची को दी गई थी। हालांकि ये भी उतना परमानेंट नहीं है क्योंकि लगातार बच्चे को जिस इंसान को भी ये है उसे लगातार दवाई खानी पड़ेगी, रेगुलर चेकअप, ये सारे झंझट है इसमें। लेकिन बाद में एक फिर खोज हुआ था कि अगर एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही इस डिजीज़ का पता कर लिया जाए और तब इसे ये ट्रीटमेंट दी जाए तब ये डिजीज़ पूरी तरह से क्यूरेबल है। हालांकि ये जीन थेरेपी जो की गई थी वो भी पूरी तरह से क्यूरेबल नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर पर। 11 नंबर है कि द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, यही है जीन थेरेपी जो कि एक 4 साल की बच्ची को दी गई थी क्योंकि उसमें जीन की कमी हो गई थी, जीन की डिफिशियंसी हो गई थी। तो वही पूछा जा रहा है कि उसमें कौन से एंजाइम की कमी थी? तो उसमें एडेनोसिन डीमाइनेज की कमी हो गई थी जिसके कारण उसे ये बीमारी हो गई थी। जीन इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, अब एक गाय बनाया गया था ट्रांसजेनिक काउ, उसमें भी जीन इंट्रोड्यूस किया गया था। उस जीन का नाम पूछा जा रहा है, उस जीन का नाम है ह्यूमन अल्फा लैक्टलब्यूमिन। फिर है कि 97 में पहली ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस हुई थी। 97 में जो पहली ट्रांसजेनिक काउ थी उसका नाम रोजी था। और रोजी ने, अब गाय क्या करेगी? गाय दूध देगी। कितना दूध दिया था वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उसने ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क दिया था, यानी उस दूध में प्रोटीन था 2.4 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन ही था। बायोपायरेसी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है? तो ट्रेडिशनल नॉलेज यानी पारंपरिक ज्ञान,
बायोमोलिक्यूल्स एंड रिगार्डिंग बायो रिसोर्सेज और बायो रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा यहाँ पे। बायो पायरेसी का मतलब होता है कि जैसे कोई देश है उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो दूसरे देश वाले आते हैं और वहाँ के जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें चुपचाप चुरा लेते हैं, और इसके लिए वो कोई कंपेंसेशन भी नहीं देते हैं, भरपाई भी नहीं करते। एक बार ऐसा भारत में भी हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी एक्टिव थे और उन्होंने तुरंत पकड़ लिया था और संसद में बिल भी पास करवाया गया था इसके लिए, और बाद में दूसरे देश को पीछे हटना भी पड़ा था। ये होती है बायो पायरेसी, यानी बिना कोई उन्हें कंपेंसेशन दिए उनके रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं ये बड़े देश। फिर एक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GMO। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं ये कितने सही हैं कितने गलत हैं, इन्वायरमेंट पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनके जीन को चेंज किया जा रहा है तो भविष्य किसी ने देखा नहीं है, कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता है। तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई है, ये जो रिसर्च करते हैं और GM ऑर्गेनिज्म को जो ये प्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमन के लिए ये फ़ायदेमंद है कि नहीं उसको मार्केट में लाते हैं, ये सारे जो हैं भारत में कौन देख रेख करता है इसके लिए। तो इसके लिए भारत सरकार ने कमेटी बनाई है जिसका नाम है GEAC। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। यही कमेटी देखती है कि ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना उचित है, उसे मार्केट में लाया जाना चाहिए या नहीं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे रिसर्च होते हैं, बहुत ही इस पे जांचबीन की जाती है, तब जाके ये सारे प्रोडक्ट मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं।